हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 4। ये लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी से आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट आपका जो टर्म था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ओके हैविंग फाइनाइट लेंथ। तो वहाँ से हम इसको आगे इसमें अब देखेंगे क्या क्या स्पेशल केस हो सकते हैं। जैसे कि आपका सपोज दैट कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ की हो तो क्या होगा। कंडक्टर सपोज दैट ये आपका कंडक्टर है, ये फाइनाइट लेंथ की है, ए बी कंडक्टर हैविंग फाइनाइट लेंथ, बट ये कंडक्टर क्या हो इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए। दूसरी चीज़, इसी कंडक्टर के हम सेंटर पे ही फाइनाइट लेंथ की हो, उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, या इनफाइनाइट लेंथ की है उसके एंड के यहाँ पे नेबर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अलग अलग यहाँ पे हम पॉइंट्स को यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। ओके सो बच्चों, इसमें हमने जो फाइनाइट वायर है, ये करेंट कैरिंग वायर है ए बी, इसकी लेंथ फाइनाइट है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी एज्यूम किया था, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और यहाँ से एक एंड का एंगल कितना बन रहा फाई 2, दूसरे पॉइंट का एंगल ये बन रहा है फाई 1। देन आपका जो करंट इसमें कितनी थी I, देन मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई एक्स। I करंट हो गई, x ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, एंड फिर क्या था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं। स्पेशल केस में सबसे पहला केस हम लेते हैं फर्स्ट अब हम ये एज्यूम करते हैं कि सपोज करिए कि ये जो ए बी कंडक्टिंग वायर है ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। अब ये फाइनाइट नहीं रह गई, क्या हो गई इनफाइनाइट लेंथ की है, और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके सेंटर के अलोंग रखी हुई है। मीन्स अब ये सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ की है, मीन्स इसके इधर भी इस तरीके से, इसके इधर भी, और इसके सेंटर के नियर में ही पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम पी लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम सपोज करते हैं x ही है, x डिस्टेंस पे ये ऑब्जर्व, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है I, बट अब इसकी लेंथ क्या हो गई इनफाइनाइट हो गई। मीन्स अब इसका एंड कहाँ होगा इनफाइनाइट पे, इधर का एंड भी कहाँ चला गया इनफाइनाइट पे। तो उस केस में अब आप सोचो कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, जो यहाँ पे एंगल आप फॉर्म कर रहे थे ये बढ़ता जाएगा, तो जब ये इनफाइनाइट चला जाएगा तो उस समय एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कितनी चली जाएगी 90 डिग्री। तो इस केस में आप कहोगे इसके थ्रू जो यहाँ पे एंगल बन रहा था और इसके थ्रू एंगल बन रहा था, तो आप ये कहोगे एंड पॉइंट तो है नहीं है, एंड पॉइंट अगर कहाँ इन्फिनिटी थी, ये भी इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी जाएगा तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा ये 90। उसी तरीके से इस साइड में भी जब ये इन्फिनिटी जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी जाएगा, देन इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 90, मतलब इसके पैरेलल ये जाएगी पोजीशन वेक्टर। तो पैरेलल जाने का रीजन क्या, बिकॉज इन्फिनिटी पे जा रही है। तो उस केस में आप कहोगे फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। देन b की वैल्यू अब हमें क्या करना है, बस फाई 1 और फाई 2 की जगह पे 90 पुट करना है। देन म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, आई करेंट हो गई, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती 1, तो 1 एंड 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2i बाई एक्स। तो ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट अपना। तो मीन्स अगर यही वायर जो है फाइनाइट लेंथ की है तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे, ठीक है। और अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i बाई एक्स हो जाएगी। ओके, क्योंकि इस केस में फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 90 ये श्योर हो जाती है। ओके, देन अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं। केस 2 में क्या कह रहे हैं कि
कि ये इनफाइनाइट लेंथ तो हो जाए, वायर की क्या हो, लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, बट जो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये किसी उसके जो दो एंड होंगे, इनफाइनाइट होगी तो भी दो एंड होंगे उसके, तो एक किसी एक एंड के नियर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो कितनी होगी। तो मीन्स हम कुछ ऐसा फिगर देख रहे हैं कि सपोज करिए कि ये आपका वायर है, इसका एक एंड यहाँ है, दूसरा एंड आप कह रहे हो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी लेंथ की है ये, बट एक एंड हमने यहाँ पे इसको ये फिक्स कर दिया, मान लीजिए ए एंड है, बी एंड कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इसके नियर में मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमने लिया, पी जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे, यस डिस्टेंस पे है। तो उस केस में इस एंड के थ्रू जो एंगल बनेगा उसको हम φ1 की वैल्यू हम कहेंगे कितना बनेगा, 0। रीजन क्या है, ये यक्स है और यहीं से अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाएं तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से φ1 की वैल्यू 0, बट φ2 मतलब इसका जो दूसरा एंड होगा वहाँ से अगर हम एंगल बनाएं तो ये क्या बनेगा, 90। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी से हम एंगल यहाँ बनाएंगे तो क्या बनेगा, 90। देन φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। तो हम φ1 की वैल्यू 0 एंड φ2 की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो देन b इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 इंटू आई बाई एक्स साइन φ1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस साइन 90 बिकॉज φ2 की वैल्यू 90। देन यहाँ पे अब हो जाएगा b इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ओवरऑल 0 + 1 इक्वल टू 1 आएगा। देन नेट रिजल्ट यही हो जाएगा μ0/4 इंटू आई बाई एक्स। तो आप ये देख सकते हो कि इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर है उसके अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो कितनी थी, b इक्वल टू μ0/4 टू आई बाई एक्स, यहाँ पे ओनली क्या है, आई बाई एक्स है। मतलब जब हम एंड पे आते हैं किसी, अब सेंटर पे यहाँ पे अगर लेते तो क्या आता, ये आता b इक्वल μ0/4 टू आई बाई एक्स, लेकिन जब हम एक एंड की तरफ आ गए, सिंगल एंड की तरफ, तो उसका जस्ट हाफ हो गया यहाँ पे। आप ये देख सकते हो इसका जस्ट ये क्या है, हाफ, या ये कह सकते हो इसका जस्ट ये क्या है, डबल है। क्यों, क्योंकि सेंटर जा रहे हैं तो वहाँ पे दोनों एंड का इफेक्ट आ रहा है। अब हम किसी एक एंड की तरफ ही कंसंट्रेट हो जा रहे हैं तो उस दूसरे एंड का बिकॉज इन्फिनिटी पे तो उसका इफेक्ट कम हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसकी जस्ट क्या हो गई, हाफ हो गई यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये सारे केस हमने डिस्कस कर दिए। अब हम आते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। बच्चों इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी एंड सी। अब इसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट अगर हम करें तो इसका सेंटर जो होगा, सेंटर कहाँ मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पे। इस ट्रायंगल का सेंटर पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम बोल रहे हैं O है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, और इनका जो लेंथ दिया है 2 मीटर का साइड है, तो ऑल साइड्स हैव लेंथ 2 मीटर बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये करंट इसमें कितनी फ्लो कर रही है, आई की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स में। देन अब आपसे कह रहे हैं कि इसके सेंटर पे आपको पता करना मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपली क्या है कि जैसे ही आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो आप देख सकते हो कि इसमें 3 सेगमेंट है वायर के। पहला है आप देख सकते हो ए बी सेगमेंट है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, फिर AC की वजह से यहाँ पे होगी, और फिर CB की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो 3 अलग अलग सेगमेंट है। तो इसमें सबसे खास बात हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट फाइनाइट वायर है ये, तो इस फाइनाइट वायर की लेंथ तीनों की सेम है, ओके। और दूसरी चीज़
लेंथ सेम है, करंट सब में क्या है, सेम है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, यहाँ से ये x है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, ये x है, और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, x है। तीनों डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो इसमें हर चीज़ क्या है, इक्वल है। तो हम किसी एक वायर के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम V1 फाइंड आउट कर दें तो उसी को क्या कर दें, हम 3 टाइम्स कर दें, क्योंकि इन दोनों के थ्रू भी सेम होगा। तो आप कहोगे एक का अगर मान लेते हैं 2 यूनिट आएगा, तो इनका भी 2 यूनिट, इनका भी 2 यूनिट, तो ओवरऑल क्या हो गया, 3 टाइम्स 2 3 जा 6, तो 6 यूनिट इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी एक वायर को हम मान लेते हैं BC के थ्रू हम निकाल लेते हैं। BC के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1 है। तो सबसे पहले करने से के लिए तो ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो 60 का हाफ करें तो ये कितना होगा, इतना 30 होगा। और ये आपको पता है 90 डिग्री, तो 30 और 90 कितना हो गया, 120, तो ये एंगल कितना हो गया, 60। और उसी तरीके से इधर से भी करेंगे तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, तो जब ये 60 डिग्री मीन्स हम ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, D है। तो इस पॉइंट पे D पे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन द टर्म ऑफ ये आपकी साइड लेंथ दे रखी 2 मीटर। तो यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि ये लेंथ जो होगी कितनी होगी, 1 मीटर लेंथ होगी, बिकॉज ये मिड पॉइंट पे आके कट करता है। तो ये हो गई 1 मीटर। और यहाँ पे एंगल पता है 60, तो एंगल और एक साइड पता है और ये साइड हमें पता करनी, मीन्स एक तरीके से आप बोल सकते हो इसका बेस पता करना है, इसका ये इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ पे tan अप्लाई कर देंगे। tan 60 इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है ये, OCD, OCD में आप कहोगे tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 1/x। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 1/x, देन x इज इक्वल टू 1/√3 मीटर आप कह सकते हो। मीन्स इसकी लेंथ आ गई 1/√3 मीटर आ गई। ओके, देन हम अब इस कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू जो एंगल है ये हमें यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल ये बन रहा है, एक को हम φ1 बोलेंगे, एक क्या बन गया आपका φ1, और एक को हम बोलेंगे ये क्या है, φ2। अब आप देखो ये करंट कैरिंग फाइनाइट वायर लेंथ है, ये परपेंडिकुलर, एक तरफ से क्या इस पे बन रहा है, φ1 एंगल बन रहा है, और दूसरे तरफ से कितना बन रहा है, φ2। तो φ1 φ2 दोनों ही कितना है, 60 है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हमको मिली गई, और करंट की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1 एम्पियर। देन अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B1 इक्वल टू, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0/4π I/x साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, देन B1 की वैल्यू पुट करते हैं। μ0/4π की वैल्यू हमने पहले ही बताया आपको कितनी होती है, 10⁻⁷ ये क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू μ0/4π पूरी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में था 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। ओके, इनटू I की वैल्यू 1 एम्पियर है, बाई x की वैल्यू कितनी है, 1/√3। देख सकते हो आप x की वैल्यू क्या, 1/√3 मीटर। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1/√3 मीटर यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद साइन φ1 की वैल्यू 60 प्लस φ2 की वैल्यू भी 60। तो देन ये हो जाएगा आपका B1 इक्वल टू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू √3, ये हो गया ऊपर गया √3। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2, बिकॉज साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे √3/2 प्लस √3/2। तो यहाँ पे B1 की वैल्यू, बिकॉज इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁷ √3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 2√3/2। तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2√3/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल, और √3 मल्टीप्लाई करके कितना हो गया,
√3 इंटू √3 3 इंटू 10⁻⁻7 ये आ गया b1 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या क्या हमने बोला कि b1 अगर 3 इंटू 10⁻⁻7 है तो आप कहोगे इन सब के थ्रू भी सेम आएगी, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे b की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ b1 होगी। मतलब ये एक साइड है, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, तीनों के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आएगी, बिकॉज सब में करंट सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, सबका एंगल सेम है। सो b टोटल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द b1। तो b1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी, 3 इंटू 10⁻⁻7। तो ये ओवरऑल b की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एंड डायमेंशन हमने डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज इस फॉर्मूले से हम बायो-सेवर्ट लॉ से उसको नहीं डिस्कस करते, उसको हम दूसरे फॉर्मूले से करते जो कि आगे आपको हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बता देंगे। ओके, b की वैल्यू कितनी है आप ऐसे जान लो, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है क्या होती है, टेस्ला होती है। देन मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक is ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे कि म्यू नॉट आपने देखा होगा मैग्नेट के चैप्टर में मिल रहा है और एप्सिलॉन नॉट कहाँ था, इलेक्ट्रोस्टैट में था। तो बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि म्यू नॉट अपान 4 ये बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बताई आपको कितनी होती, 10⁻⁻7 कंबाइनली। और दूसरी हमने क्या था, इलेक्ट्रोस्टैट में दिया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹। ओके, देन इसे हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बिकॉज 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो इसको हमें कैंसिल करना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनको। तो डिवाइड करेंगे 2 में फर्स्ट से, तो 2 कौन सा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और सेकेंड आपका फर्स्ट क्या, फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं तो म्यू नॉट अपान 4 तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 10⁹ बाई इसकी वैल्यू 10⁻⁻7। तो यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देन 4 से 4 तो यहाँ बच रहा 1/एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में, और नीचे बच रहा आपका म्यू नॉट। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इक्वल टू, अब इसको देखें 10⁻⁻7 ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव जाएगा, 9 and 7 16, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू, इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। अब हम ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज 3 इंटू 10 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप 9 की जगह पे 3 कर दिया और यहाँ 10⁻16 का 8 कर दिया, तो होल पावर क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो होल पावर हमने 2 के फॉर्म में लिख दिया। देन 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट c, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c²। तो यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट होगा तो क्या मिलेगा हमें, 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बीच रिलेशन विथ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये रिलेट करके। अब इसका यूज किस तरीके से होता है, इसका यूज आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और एक नॉर्मली यूज़ जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, जैसे हमने कह दिया एग्ज़ाम में डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, इनका हमें कंबाइनली आपको डायमेंशन बताना है।
इनका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बतानी है। तो हमें क्या पता है फॉर्मूला कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी। तो मीन्स डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। तो डायमेंशन इसका आपको किसका निकालना है, एक्चुअली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ 1/, अब स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा c²। देन तो अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इक्वल टू 1/c²। अब c² की डायमेंशन अब हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो यहाँ पे रखेंगे हम LT-1 स्क्वायर। देन अब ये स्क्वायर करोगे L2 हो जाएगा, ये -2, देन ऊपर जाके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा L-2 और T+2। इस तरीके से ये कंबाइनली हमारा क्या आ गया है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया। ओके हाँ, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ एकदम से आप इसको इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट में आपने देखा था कि जब से पहले हमने चार्ज फाइंड आउट किया, चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द डायपोल। उसके बाद फिर हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी। तो उसी तरीके से यहाँ भी क्या है, गॉस थ्योरम के इक्विवेलेंट ही यहाँ पे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हुआ करता था। एप्लीकेशन क्या था कि डिफरेंट चार्ज ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ से भी क्या करते हैं, ये इससे का भी यही एप्लीकेशन है कि हम अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड अभी तक किसका फाइंड किया हमने, करंट कैरिंग सेगमेंट का, जैसे कि बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो कोई करंट कैरिंग सेगमेंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने बायो-सेवर्ट लॉ से फाइंड आउट किया। उसी की हेल्प से हमने सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फाइंड किया, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे फाइंड किया। देन ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर फाइंड आउट किया। बट अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, इनका मेन जो इम्पोर्टेंस यही है कि हमें अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं या ऐसे कुछ कह सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड अब हम नॉर्मल मींस करंट सेगमेंट के मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या हुआ था, हमने ड्यू टू द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द डायपोल फाइंड आउट किया। बट जब भी हमें क्या हुआ, ड्यू टू द लाइन चार्ज आया, ड्यू टू द प्लेन शीट, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, गॉस थ्योरम की। एकदम वही सेम यहाँ पे इम्पोर्टेंस, जिस तरीके से वहाँ पे गॉस थ्योरम का इम्पोर्टेंस है, उसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ का इम्पोर्टेंस है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अब यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को समझते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि सपोज दैट ये आपका सपोज कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर से करंट पास हो रही है आई करंट ये पास हो रही है। जैसे इसमें करंट पास होगी तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या किस शेप में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग भी आप बोल सकते हो। थंब रूल के अकॉर्डिंग आप थंब कहाँ रखते हो, करंट की डायरेक्शन में, देन आपके फिंगर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। देन तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम अगर देखें यहाँ पे, कुछ इस तरीके की आप कहोगे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट इससे ये डिस्टेंस है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमने लिया P, ये जो है यहाँ से R डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे हर जगह पे इस कंसेंट्रिक सर्कल पे R, जैसे ये आप कह सकते हो यहाँ पे सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के अराउंड में अगर हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, सपोज दैट 2 यूनिट है, तो 5 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन देखेंगे 2 यूनिट होगी। सो एक सर्कुलर आप कह सकते हो लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ कि यहाँ पे जो ये लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस तरीके से दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो B है ये इन्होंने कहा इसका लाइन इंटीग्रल, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, B डॉट dl, B डॉट dl। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, मीन्स इस पे एक छोटा सा हम dl एलिमेंट कट करें, ओके। देन B डॉट dl, अब ये dl एलिमेंट है इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस क्लोज्ड लूप या पाथ इसको आप बोल सकते हो, पाथ पे हमने एक dl एलिमेंट कट किया। इस dl एलिमेंट और B को कंबाइनली क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। फिर से देखते हैं लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक सेगमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये किस शेप में है, लीनियर शेप में है, ओके। तो आप कहोगे B डॉट dl को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, देन ये क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो इन्होंने ये बोला कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट, म्यू नॉट टाइम्स बोल रहा है ये, और उसके बाद कौन सी करंट चाहिए इनको, जो इस पाथ के अंदर इनक्लोज हो रही है। तो इस पाथ के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी करंट, I करंट यहाँ पे इनक्लोज हो रही, तो सो आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू I। एकदम सेम आपने देखा होगा कि इस तरीके से गॉस थ्योरम भी था। तो गॉस थ्योरम में क्या होता था कि फ्लक्स, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते थे, फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज द 1/ε नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। उसी तरीके से यहाँ बोल रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये कंबाइनली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे क्या है B डॉट dl का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ओके। देन यहाँ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे चार्ज का 1/ε टाइम्स है, उसी तरीके से यहाँ पे करंट जो इसके अंदर इनक्लोज करंट है उस पाथ या लूप के अंदर, उसका क्या है, म्यू नॉट टाइम्स है, ओके। तो इस तरीके से ये आपका हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा, ओके। अब स्टेटमेंट के बाद हम इस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। प्रूफ करते हैं, यहाँ पे किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ के लिए क्या चाहिए, हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें, ओके। तो अब इसकी लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए तो आप ये देख सकते हो कि इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो आपको याद होगा कि हमने जस्ट पिछले लेक्चर में इसी वीडियो में पीछे हमने क्या आपको सम इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस किया था, किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग फाइनाइट लेंथ। तो फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट जब हमने लिया था तो वहाँ पे B की वैल्यू जो आई थी, B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट बाई 4 इंटू 2I बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे R ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस R ले सकते हो। हमने वहाँ पे X लिया हुआ, बट यहाँ पे हम R अगर एज्यूम करें तो R ले सकते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। देन तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 बाई R, ओके। देन अब उसका हम इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक। तो हम लिखेंगे प्रूफ में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि dl एलिमेंट है, ये dl एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, बिकॉज ये क्या सर्कुलर लूप में है। तो उसको dl आप कहीं भी लोगे उसी के लॉन्ग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो सर्कुलर लूप में है। तो सो dl और B के बीच आप कहोगे एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो सो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं B इंटू dl कॉस 0, B इंटू dl कॉस 0 हो गया, ओके। देन अब हम B की वैल्यू रखेंगे और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। तो B की वैल्यू यहाँ से हमने क्या लिखा हुआ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई R, ओके। B की वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद क्या है, dl। अब cos 0 की वैल्यू 1, सो यहाँ पे सिर्फ dl बच रहा है।
उसके बाद अब हमें इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल पता है कि मीन्स क्या होता है, जितने भी कांस्टेंट हैं इसमें, कांस्टेंट कौन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r, ये क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, मीन्स dl को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ओवरऑल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i/r इंटीग्रेशन ऑफ dl। देन dl का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/r। अब यह सोचो कि dl का इंटीग्रेट करना मीन्स ये आपका dl सेगमेंट है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लूप का आ जाएगा लेंथ, तो पूरे लूप का लेंथ किसके बराबर, इस सर्कुलर लूप के सरकमफ्रेंस के इक्वल, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, तो सो dl के प्लेस पे हम इंटीग्रेट करके क्या लिख देंगे 2πr। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 बच रहा, 2 से ये 2 कैंसिल, ओके, देन r से r ये कैंसिल, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ गई, इसकी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट आई। और यही तो स्टेटमेंट है एम्पियर का, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यही स्टेटमेंट है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करेंट इनक्लोज बाय दैट लूप। ओके, तो देन यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये अब देखो फिर से देखते हैं प्रूफ में, हमें क्या करना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही आप लिखोगे। इसमें हमने क्या किया, a डॉट b है तो हमने ए बी कॉस थीटा कर दिया, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे देखा कितना दिख रहा है 0, तो 0 करने के बाद हमने इसको यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से, बिकॉज ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर है ऑलरेडी, तो इसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमने पिछले डिफाइन किया हुआ, कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r। ओके, देन अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे b की वैल्यू की रख देंगे, और उसके बाद ये dl, देन cos 0 की वैल्यू 1। ओके, देन इसके बाद इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट तो बाहर, तो क्या बचेंगे इंटीग्रेशन dl को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना है 2πr। सो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है हमें म्यू नॉट आई। ओके, देन इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, b डॉट dl की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट आई, देन ये आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूफ होता है। ओके, देन अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशन में जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जैसे गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम के बाद हमने उसका क्या किया था, एप्लीकेशन किया था, तो वहाँ पे हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ऑब्जेक्ट के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम किसके लिए यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। ओके।